चलो, तो लास्ट क्लास में हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया था ना, कंपाउंड मिक्सचर के बारे में देख लिए थे। क्वेश्चन आंसर देखते हैं, एनसीईआरटी निकालिए। कंपाउंड का प्रॉपर्टी लिख लिए थे ना पूरा पॉइंट्स। चलो आगे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहाँ पे, देखो इंडेक्स क्वेश्चन, पेज नंबर 15। क्या है क्वेश्चन? सब्सटेंस पूछा है कि प्योर सब्सटेंस पूछा है? ओनली सब्सटेंस। अच्छा, वो एक्चुअली प्योर सब्सटेंस ही होगा। ठीक है, देखो डेफिनेशन। सब्सटेंस करके लिख लो आप लोग भी। सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर। क्या बोले आप लोग? पेज नंबर 15 ना, पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर। बीच में रख दे बुक, बुक मिला के दौरान। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, बिना क्वेश्चन पढ़े आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे आ जाओ रोशनी, मिला है बुक तो। सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर। Substance is a kind of matter that cannot be separated into. Substance is a kind of matter that cannot be separated into. That cannot be separated into other kinds of matter. Other kinds of matter is a kind of matter that cannot be separated into other kinds of matter by any physical process. By any physical process. By any physical process. Substance is a kind of matter that cannot be separated into other kinds of matter by any physical process. तो काइंड ऑफ कंपाउंड प्योर सब्सटेंस के बारे में लिखा है हमने। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। ये क्वेश्चन, चलो एक कॉलम बना लो, कॉलम में लिखते हैं इसका डिफरेंस। एक कॉलम बना लेना होमोजीनियस का, ये उसी पेज का क्वेश्चन है ना, ऑन द सेम पेज क्वेश्चन नंबर 2। तो होमोजीनियस हेटेरोजीनियस का दो कॉलम बना लेंगे, एक होमोजीनियस का लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हेटेरोजीनियस। फर्स्ट पॉइंट लिखना होमोजीनियस के अंदर, फर्स्ट पॉइंट अंडर होमोजीनियस देखो, दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। ऊपर से नीचे तक एक जैसे दिखेंगे। यहां लिख लो, दे do not have uniform composition throughout. Do not have, they do not have uniform composition throughout. Uniform composition throughout. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखना। सेकेंड पॉइंट, they do not have physically distinct part. They do not, homogeneous के अंदर लिख रहे हैं, they do not have physically distinct part. Distinct part मतलब होता है कुछ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स नहीं दिखेंगे आपको। जैसे आप वाटर और सैंड ले लोगे तो आपको सैंड अलग दिखेगी, वाटर अलग दिखेगा। तो दे डू नॉट हैव फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, हाँ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स नहीं दिखेंगे। यहां लिख लेंगे, दे हैव फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट। दे हैव, दे हैव फिजिकली डिस्टिंक्ट, DIS लिखा ना, DISTINCT। दे हैव फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स। They have physically distinct parts with visible boundaries. With visible boundaries. With visible boundaries.
विथ विजिबल बाउंड्रीज। ठीक है, अलग अलग आपको बाउंड्रीज भी दिखेंगी। ठीक है, चलिए दोनों का एग्जांपल लिख लेंगे। राइट, एग्जांपल होमोजीनियस का भी खुद से लिख पाएंगे क्या एग्जांपल एक एक? बताइए, होमोजीनियस के अंदर क्या लिखोगे? अच्छा, सैंड विथ वाटर होमोजीनियस है। सॉल्ट वाटर हो गया, शुगर वाटर हो गया ना, तो सॉल्ट प्लस वाटर यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन लिख लो ना, प्लस क्या लिखोगे? सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन ना, ये आपके होमोजीनियस की कैटेगरी में आ जाएगा। और हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में आप लिख सकते हो सैंड वाटर, टॉप वाटर भी लिख सकते हैं ना, है ना। हाँ, मिल्क लिख सकते हैं, मिल्क लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट कहां पर है? पेज नंबर 18। पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 1। रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी ना? ये तो अभी हुआ। तो वही तो अभी ऊपर किए हैं। हाँ, तो एग्जाम्पल भी तो तुम यहाँ लिख ही लिया ना, सेम ही क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ो नेक्स्ट। जो ही चीज पूछा है। हाउ आर सॉल्व भी तो है क्या? सॉल्व मतलब आपके कोलॉइड हो गए, समझ रहे हैं ना। अपन लिखे ना एक दो जगह में सॉलिड सॉल्व, है ना, तो सॉल्व मतलब क्या है? कोलॉइड्स। तो आपसे तीनों का डिफरेंस पूछा, तो तीनों के तो अपन ने पांच पांच 6 पॉइंट लिखा है ना, उसी को बस एक साथ टेबल में लिखना है। ठीक है, तो आप लोग 4 कॉलम बनाना। एक में लिखना पैरामीटर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 तो रिपीट है, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 4 कॉलम बनाना आप लोग। एक कॉलम बनाना पैरामीटर का, पैरामीटर उसमें लिखेंगे ना किस किस चीज के बेसिस में डिफरेंस कर रहे हो। फिर एक हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं इसको, सॉल्यूशन या सिंपली ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। दूसरा हो जाएगा सॉल्व, इसी को अपन कोलॉइड बोल रहे हैं। एंड थर्ड इज सस्पेंशन। चलिए, पहला पैरामीटर ले लो, नेचर। नेचर, फर्स्ट पैरामीटर नेचर। नेचर मतलब कि वो होमोजीनियस है या पहला पॉइंट अपन वही लिखते थे ना सब में, तो क्या लिखेंगे ट्रू सॉल्यूशन में? होमोजीनियस। और बाकी दोनों में तो लिख लो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। ये हो जाएगा आपका होमोजीनियस, इसका नेचर कैसा है? होमोजीनियस नेचर का है ये। और ये दोनों आपके क्या नेचर के हैं? हेट्रोजीनियस नेचर के हैं। ठीक है, चलो सेकेंड पैरामीटर में आ जाओ। सेकेंड पैरामीटर पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज याद है किसी को? कितना कितना लिखते थे अपन? हाँ, मतलब 1 नैनोमीटर से छोटे, फिर ये वाले 100 नैनोमीटर से बड़े, और ये दोनों, ये उन दोनों के बीच के लाइट। फिर लिख लो यहाँ पर, पहले सॉल्यूशन में लिख लो लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर, एनएम से डिनोट करेंगे नैनोमीटर। फिर कोलॉइड में लिख लो, कोलॉइड में बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर, और यहां लिख लेंगे मोर देन 100 नैनोमीटर, मोर देन 100 नैनोमीटर। समझ गए क्या? पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 2। डिफरेंशिएट बिटवीन टू सॉल्यूशन। सॉल्व जहां लिखा है, सॉल्व मतलब कोलॉइड है, एंड सस्पेंशन। ठीक है, 2 पैरामीटर हो गए। चलो तीसरा पैरामीटर लिखना विजिबिलिटी। विजिबिलिटी कहने का मतलब नेकेड आई से देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, कि माइक्रोस्कोप लग रहा है, कि देख ही नहीं पाएंगे। तो लिख लो पहले सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन। इसमें लिख लेंगे पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन। इतने छोटे हैं पार्टिकल्स कि हम उसको देख ही नहीं पाएंगे, है ना। तो पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी सीन, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन। चलिए इसमें लिख लीजिए सॉल्व में, कोलॉइड में, कोलॉइड में लिखिए पार्टिकल कैन बी सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पार्टिकल्स कैन बी सीन, particles can be seen
ओनली अंडर, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखने वाले, ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और सस्पेंशन में लिख लो, पार्टिकल कैन बी सीन विथ नेकेड आई, पार्टिकल्स कैन बी सीन विथ नेकेड आई, कैन बी सीन विथ नेकेड आई, यू डोंट नीड एनी इंस्ट्रूमेंट, है ना, इवन चश्मा भी नहीं चाहिए, तो नेकेड आई। नेक्स्ट 4th पॉइंट लिखेंगे। और क्या क्या बताओ जल्दी से, क्या क्या बेसिस में अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। एक टिंडल इफेक्ट था, एक फिल्ट्रेशन वाला पॉइंट था, एक स्टेबिलिटी वाला पॉइंट था, ठीक है। अगला लिख लो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कौन स्टेबल थे कौन नहीं थे जल्दी बताओ। हाँ मतलब सॉल्यूशन स्टेबल है और कोलॉइड भी तो स्टेबल है भाई। आप दूध का एग्जांपल याद रखो ना कि दूध में प्रोटीन नीचे आके सेटल डाउन थोड़ी ना हो जाएगा, तो कोलॉइड भी स्टेबल है, सस्पेंशन स्टेबल नहीं होते। तो लिख लो टू सॉल्यूशन के नीचे स्टेबल, इसके नीचे भी स्टेबल, यहां लिखे ना अनस्टेबल, दैट इज पार्टिकल्स सेटल्स डाउन ऑन कीपिंग। अगर आप कुछ देर तक उसको रख दोगे अनडिस्टर्ब्ड, तो पार्टिकल विल सेटल डाउन। एक पॉइंट और लिख लें चलो, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। याद है ना टिंडल इफेक्ट क्या था, लाइट का पाथ दिखेगा। डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, इन दोनों में क्या लिखोगे, शो टिंडल इफेक्ट पूरा लिखेंगे ना, मेरे जैसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, शोज टिंडल इफेक्ट, दोनों में शोज टिंडल इफेक्ट, शोज टिंडल इफेक्ट। ठीक है 5 पॉइंट काफी है, वरना अपन एक पॉइंट और लिख भी सकते हैं ना, कौन सा, फिल्टर वाला, कि हम इसको फिल्ट्रेशन से इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, इसको अपन फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं, किसको, सस्पेंशन को। ठीक है चलो 5 पॉइंट काफी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम पेज में और क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, क्या बनाना है, टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। कंसंट्रेशन निकालने का अपना फॉर्मूला था, याद है क्या था, मास परसेंटेज निकालते थे ना, क्या फॉर्मूला था, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ, हाँ ऊपर सॉल्यूट, गुड, नीचे सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू ये परसेंटेज में निकालना है। तो ऊपर क्या आएगा बताओ जल्दी, 36 ग्राम को डिसॉल्व कर रहे हैं, नीचे क्या लिखूं जल्दी बताओ, 100 की 100 प्लस 36, 100 ग्राम ऑफ वाटर बोल रहा है ना, यानी कि सॉल्वेंट का मास दिया 100 ग्राम, आपको तो नीचे सॉल्यूशन का चाहिए ना, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड, मुझे सारा समझ में, 100 प्लस 36, ठीक है, और बाद में इंटू 100, समझ गए ना, क्योंकि वो 100 ग्राम ऑफ वाटर बोला है, यानी कि सॉल्वेंट का मास 100 ग्राम है, पर अपन नीचे तो सॉल्यूशन का मास लिखते हैं ना, रिमेंबर। तो सॉल्यूशन क्या होता है, दोनों से मिलके बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसलिए मैंने दोनों का मास ऐड कर दिया। ठीक है तो सॉल्व कर लेंगे, कितना परसेंट आएगा देखो, ये 3600 हो जाएगा और ये आपका 136 हो जाएगा। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कुछ कैंसिल कर दो, फिर बाद में अपन इसको वो कर लेंगे डिवाइड। ये आपका हो जाएगा 1800 टाइम्स में और ये आपका 68 टाइम्स में, ये 900 और ये 34, फिर ये 17 टाइम्स में, ये 450 टाइम्स में, और अब इसका डिवाइड करना पड़ेगा 450 अपॉन 17, 17 टू जा 34 होता है, 3 जा तो ज्यादा हो जाएगा, 51 हो जाएगा ना, तो ये तो 45 ही है, तो 2 पहला डिजिट तो 2 आएगा, डिवाइड कर सकते हैं ना यहाँ पे देखो, 450 डिवाइडेड बाय 17, 2 टाइम्स में आएगा 34, रिमाइंडर बचेगा 11,
1110, ये आपका 6 टाइम्स में आएगा 102। 17 का टेबल आता है, 17 का 51 होता है ना, तो 51 का डबल करूंगा तो 102 आएगा 6 टाइम्स में, तो ये 6 टाइम्स में आ जाएगा 102। रिमाइंडर बचेगा 8, एक और ले आओ, फिर अब बताओ 68 आएगा, 17 4 68, 26.4%, 26.4%, 26.4%। ठीक है, इनका हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज में आ जाओ। अगले पेज कौन से पेज में, ये पेज नंबर 18 के क्वेश्चन थे तीनों। इसके पहले पेज नंबर 15 देखे थे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हो, पेज नंबर 19। हाँ देख लो, जो जिनका हो गया वो पहुंचेंगे पेज नंबर 19 में। क्या है क्वेश्चन? हम्म, ये हम करे हुए हैं ये क्वेश्चन लगभग। मैंने आपको सब एग्जांपल में लिखा दिए थे, याद है आपको? हमने फिजिकल चेंज केमिकल चेंज का जो टेबल बनाया था, रिमेंबर? उसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको दोनों के कॉलम में लिखवाए थे, तो ये सब इंक्लूड कर दिया था मैंने। पेज नंबर क्या बोले, 19 ना? ये नई वर्जन की बुक है ना, उसी में से देख रहे हैं। हम्म, हाँ ये तो पुरानी है। तो पहला कटिंग ऑफ ट्रीज है ना, फिजिकल चेंज। तो कैसे लिखते जा रहे हो उसको? हाँ ए करके लिख लो बस, क्वेश्चन तो आपके बुक में है ही, तो ए करके लिख लो फिजिकल चेंज। ठीक है, अगला बताओ। बी है आपका मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन। अरे मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, ये भी तो फिजिकल है, मेल्टिंग है ना, बर्निंग थोड़ी ना है। हाँ, फिर रस्टिंग ऑफ अलमीरा, केमिकल चेंज। नेक्स्ट, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, फिजिकल चेंज, स्टेट चेंज हो रहा है बस, है ना। फिर देखो पांचवा क्या है, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाँ देखो यहाँ नया कुछ बन रहा है, ये केमिकल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्या है, डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, फिजिकल चेंज। फिर क्या है, मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विथ रॉ फ्रूट्स, फिजिकल चेंज। फिर है नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, केमिकल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्या है, हो गया, एक्सरसाइज में आ गया क्या? क्या क्वेश्चन है? हाँ चलो बताओ क्या क्या चीजें हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन, दिखाओ मेरे को एक बार। आपकी भी नई वर्जन है। ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस। अच्छा, आपके आसपास की चीजें लिखना है आपको। जैसे अभी आपके आसपास का पानी पड़ा है, तो पानी क्या आएगा, प्योर सब्सटेंस में जाएगा कि मिक्सचर में जाएगा? प्योर सब्सटेंस में। ठीक है, तो ऐसे ही फिर आपको अपने आसपास की चीजें देखनी है, उसको मिक्सचर या प्योर सब्सटेंस में सेग्रीगेट करना है, मतलब डिवाइड करना है। ठीक है, चलेगा, ये तो हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज ही है ना फिर अगला। हाँ चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन पहला वो नहीं है ना, मतलब वो सिलेबस से हट चुका है। अच्छा पुरानी बुक है ना वो। हाँ नई बुक के हिसाब से देखो, पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपको? नहीं, ये भी पुरानी बुक है। नहीं मैं दिया है ना क्वेश्चन। अच्छा, ये तो पुरानी बुक का ही क्वेश्चन है एक्चुअली, क्योंकि ये तो टॉपिक पूरा हट चुका ना आपका, कि कौन कौन सी टेक्निक से आप चीजों को सेपरेट आउट कर सकते हो। चलो ठीक है, इसमें लिखा है तो अपन कर लेते हैं। पहला क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, तो इसको अपन इवापोरेशन लिख लो। हाँ, फर्स्ट क्या हो जाएगा, समझ गया ना, क्योंकि वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, लिविंग बिहाइंड सॉल्ट। शुगर भी होता तो सेम प्रोसेस करते हैं अपन। ठीक है, दूसरा देखो, अमोनियम क्लोराइड अपन सुने हैं कभी? किसमें सुने हैं? क्या होता है इसका? सॉल्ट है, पर क्या होगा इसका, अपन पढ़े हैं इसका नाम। इसका वही होगा जो ड्राई आइस के साथ होता है।
जो कैंफर के साथ होता है, जो नेफ्थलीन के साथ होता है, सब्लिमेशन। अमोनियम क्लोराइड का क्या होगा? तो देखो दोनों व्हाइट कलर के पाउडर है, सुनना इधर, अमोनियम क्लोराइड भी व्हाइट कलर का पाउडर है, NaCl भी व्हाइट कलर का पाउडर है। तो दोनों को आप हीट करोगे तो क्या होगा पता है? अमोनियम क्लोराइड वेपर बनेगा और सोडियम क्लोराइड मेल्ट होगा। समझ गए? तो इसका टेक्निक होगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन करा के अमोनियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मेटल इन इंजन ऑयल ऑफ अ कार। क्या करोगे? अगर छोटे छोटे पीसेज हैं उनको सेपरेट करना है ऑयल से, तो क्या करोगे? अरे मेटल बोला है तो हर मेटल को ना आपके मैग्नेट से फिजिकली कैसे, वही तो पूछ रहे हैं, प्रोसेस का नाम होना चाहिए ना। जैसे आप चाय पत्ती को हटाते हो चाय से फिल्ट्रेशन करके, आप ऑयल को फिल्टर कर दो तो वो छोटे छोटे मेटल के टुकड़े ऊपर रह जाएंगे और ऑयल नीचे चला जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट देखो, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल। इसको लिखना आंसर क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी। ये एक्चुअली क्वेश्चन भी हट जाना चाहिए था इस बुक से, क्योंकि इसके टॉपिक्स तो हट चुके हैं पूरे न्यू बुक से। ये क्वेश्चन शायद वो हटाना भूल गए। ठीक है, क्रोमैटोग्राफी एक टेक्निक है जिससे आप ना कलर को सेपरेट आउट कर सकते हो। कैसे समझना? जैसे मान लीजिए आपका जो इंक होता है ना, तो ना समझ लो जनरल नॉलेज के लिए, इंक जो होती है ना, इंक जैसे आप मान लो ब्लैक इंक आपने परचेज करी बॉटल ब्लैक इंक की, तो ब्लैक इंक में सिर्फ ब्लैक कलर नहीं होता है, थोड़े थोड़े अमाउंट में रेड और ब्लू भी होता है, एकदम थोड़े अमाउंट में। मतलब रेड डाई, ब्लैक डाई प्योर ब्लैक डाई नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत रेड और ब्लू का मिक्सचर होता है। तो आप चाहो ना तो इस ब्लैक इंक से ब्लैक, ब्लू और रेड तीनों के स्पॉट्स अलग अलग कर सकते हो। उसके लिए आपको ये वाला टेक्निक करना पड़ेगा कि एक, जैसे अपन एक जार ले लिए, एक जार में हमने पानी भर के रखा है, ठीक है, और इस जार के टॉप में ना एक, मान लो एक स्केल रख दिया आपने, और स्केल से ना एक फिल्टर पेपर को आपने टंगा दिया। उस फिल्टर पेपर में आपने क्या किया पता है? फिल्टर पेपर में आपने एक लाइन बनाई है, ड्रॉ करी है पेंसिल से, और उस पेंसिल की लाइन के ऊपर आपने उसी ब्लैक इंक का एक डॉट ड्रॉपर से लेकर के लगा दिया। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब ये अगर आपका फिल्टर पेपर है ना, तो फिल्टर पेपर में आप यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे पेंसिल से, और यहाँ पर उस ब्लैक इंक का ड्रॉप गिरा देंगे, और अब आप इसको टंगा दोगे अपने जार में पानी के ऊपर। पर एकदम डुबाना नहीं है, ऐसा रखना कि पानी का जो, मतलब ये पूरा इंक का जो ड्रॉप है ना, ये पूरा डूबना नहीं चाहिए पानी के अंदर। हाँ, मतलब जस्ट टच करे फिल्टर पेपर को, तो क्या होता है, पानी की प्रॉपर्टी की फिल्टर पेपर में सोक करेगा ऊपर। क्या करेगा? तो करेगा, सीप करते करते ऊपर चढ़ेगा पानी फिल्टर पेपर में। जब ये ऊपर चढ़ेगा ना, तो ऊपर चढ़ते चढ़ते ये इस इंक को भी ऊपर लेके जाएगा, और इंक अलग अलग डिस्टेंस पे, तीनों अलग अलग कलर की इंक डिजोल्व होगी पानी में। क्योंकि अलग अलग कलर था इसलिए वो अलग अलग हाइट पे डिजोल्व हुए, तीनों एक ही जगह पर डिजोल्व नहीं हुए। तो आपको तीन अलग अलग स्पॉट अलग अलग हाइट पे मिलेंगे, रेड, ब्लैक और ब्लू। इस तरीके से आपने उस ब्लैक इंक से ब्लैक, रेड और ब्लू को अलग कर दिया। तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या था कि हर एक सब्सटेंस का सॉलिबिलिटी पानी में अलग अलग टाइप से होता है। सम टेक्स लेस टाइम टू डिसॉल्व, सम टेक मोर टाइम टू डिसॉल्व। हाँ। हम्म। हाँ, फिर तो ब्लैक ही दिखेगा आपको। मतलब जितना भी उसके अंदर रेड वाला कंपोनेंट होगा ना, वो सब एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। जितना भी ब्लू वाला कंपोनेंट होगा वो एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा, और आपको फिर ब्लैक ही ज्यादा दिखेगा। देखिए इंक तो ब्लैक ही है, पर थोड़े जो भी स्पॉट उसमें होंगे रेड और ब्लू के, वो आप सेपरेट कर चुके हो। तो ऐसे कलर सेपरेशन हम क्रोमैटोग्राफी से करते हैं। क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर। क्रोमा मीन्स कलर। क्रोमोप्लास्ट क्या है? हाँ, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बटर फ्रॉम कर्ड। बटर फ्रॉम कर्ड, इसमें लिख लो सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन ये हम घर में भी करते हैं। घर में हम ये काम करते हैं मिक्सी से। सुन रहे हो? सेंट्रीफ्यूगेशन भी एक मिक्सी टाइप की मशीन होती है, जिसमें आप चीजों को बहुत जोर से ग्राइंड करोगे, जिससे क्या होगा पता है? हल्का वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा और भारी वाला पार्ट नीचे चला जाएगा। फिर आप उस हल्के वाले पार्ट को ऐसे करके निकाल सकते हो। हाँ, बस बस वही। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला।
ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल फ्रॉम वाटर कैसे करोगे? ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते हैं। अगर आप उसको कुछ देर तक अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे ना, तो ऑयल अपना ऊपर अलग लेयर बना लेगा और वाटर बीइंग हेवियर नीचे उसकी लेयर बन जाएगी। एक हमारे पास सेटअप होता है जिसका नाम होता है सेपरेटिंग फनल, उसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। हम इस फनल में उन मिक्सचर्स को डालते हैं फनल के अंदर जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं लिक्विड्स। जैसे हमने यहाँ पे दोनों लिक्विड को डाल दिया, इतने एरिया में ऑयल है और इसके नीचे क्या है, दोनों अपना अपना लेयर अलग अलग बना लेंगे। यहाँ एक नॉब होगा जिसको अपन लूज करेंगे तो ये खुल जाएगा और आप नीचे वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे करके वाटर को कलेक्ट करें ना, ऑयल जैसे ऑयल आएगा आप नॉब बंद कर देना, तो ऑयल ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा। हो सकता है एक बार में पूरा का पूरा ऑयल और वाटर सेपरेट ना हो, तो आप फिर से जो नीचे वाटर आ चुका है ना, इस ऑयल को अलग कर देना, आप जो अलग हो चुका है वापस से उस वाटर को डालना, फिर देखना अगर एक और लेयर पतली सी बन रही है क्या ऑयल की, तो फिर वाटर धीरे धीरे निकालना और बचा हुआ ऑयल निकल जाएगा बाहर। तो इसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। ठीक है, तो जब भी कोई, वही वही नाम है प्रोसेस का, है ना, कि सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। और ये हम तब यूज करते हैं जब हमारी दोनों लिक्विड्स क्या होती हैं, इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब होता है जो मिक्स नहीं होते, उसको बोलते हैं इमिसिबल। जैसे अल्कोहल और वाटर तो मिक्स हो जाते हैं ना, तो आप उनको ऐसे अलग नहीं कर सकते, उनके लिए आपको डिस्टिलेशन करना पड़ेगा, बॉईल करना पड़ेगा। अल्कोहल अपने बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल होके इवेपोरेट होके चला जाएगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा देर बाद आएगा, तब तक कि पानी पानी ही रहेगा, पर अल्कोहल तो उड़ चुका है ना, हो गए दोनों अलग अलग, इसको डिस्टिलेशन बोलते हैं। समझ रहे हैं क्या? चलो नेक्स्ट देखो अगला, टी लीव फ्रॉम टी फिल्ट्रेशन, लिख लो, टी लीव फ्रॉम टी फिल्ट्रेशन। अगला, आयरन पिंस फ्रॉम सैंड मैग्नेटिक सेपरेशन। वेरी गुड, आयरन पिंस फ्रॉम सैंड मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। हाँ, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। हाँ, विनोइंग, उसको ना आम भाषा में हम ग्रेविटी सेपरेशन भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि ग्रेविटी के कारण जो हल्का है वो गिर जा रहा है, विनोइंग। एंड लास्ट बताओ, फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, इनको कैसे, कैसे, अरे मड को पानी से कैसे अलग करते हो? हाँ, और क्या, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। ठीक है, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपके पार्ट सिलेबस का नहीं है, पर ठीक है, हमने लिख दिया है। हाँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये, इसमें चाय बनाना है हमें। हाँ, केमिकल लैंग्वेज में मैंने बोला था कि अपन लिखेंगे पूरा रेसिपी चाय बनाने का, तो उसमें अपन यही सब वर्ड यूज करेंगे, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, फिल्ट्रेशन, है ना। चलो लिखो, इसमें स्टेप लिखते हैं, स्टेप वाइज लिखते हैं, ठीक है। और क्या क्या वर्ड यूज करना है, ये सारे वर्ड आपके उसमें आने चाहिए स्टेप्स में। सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, डिजोल्व है, सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, फिल्ट्रेट है और रेसिड्यू है। ठीक है, चलो स्टेप वन लिखना, स्टेप वन, और फिर आज जाके बनाना सब चाय, ठीक है। टेक 100 ml ऑफ, टेक 100 ml ऑफ वाटर, टेक 100 ml ऑफ वाटर, टेक 100 ml ऑफ वाटर विच एक्ट एज सॉल्वेंट, विच एक्ट एज सॉल्वेंट। देखो हमने सॉल्वेंट वर्ड यूज कर लिया है ना, आप अंडरलाइन करते जाना, ठीक है। जो जो वर्ड हम यूज करते जाएंगे ना, वो आप अंडरलाइन करते जाना, ठीक है। तो टेक 100 ml ऑफ वाटर विच एक्ट एज सॉल्वेंट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, बॉइल, बॉइल वाटर ऑन अ गैस स्टोव, बॉइल वाटर ऑन अ गैस स्टोव, बॉइल वाटर ऑन अ गैस स्टोव। हाँ, सेकेंड पॉइंट ही तो लिख रहे हैं, बॉइल, हालांकि बॉइल वर्ड यूज करने नहीं बोला, पर ठीक है, बॉइल तो करना ही पड़ेगा। बॉइल वाटर ऑन अ गैस स्टोव। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट,
add 1 teaspoon of sugar, add 1 teaspoon of sugar। किसको किसको आता है चाय बनाने? किसको आता है? और नहीं आता? और आपको इधर सॉरी आज बनाना, ठीक है। टेक 1 teaspoon of sugar which act as solute, take 1 teaspoon of, add 1 टी, सॉरी टेक लिख दिया मैं, add ना, add 1 teaspoon of sugar, add 1 teaspoon, टीस्पून समझते हैं ना, जो हमारी चम्मच का साइज होता है, जो जिसको हम यूज कर रहे हैं टी डालने के लिए, उसी साइज की चम्मच को अपन शुगर डालने के लिए भी यूज करेंगे। इससे उसको 1 टीस्पून एक मेजरमेंट हो जाता है वो, है ना। 1 टीस्पून का मतलब क्या होता है? एक तरह का मेजरमेंट। तो एड 1 टीस्पून ऑफ शुगर विच एक्ट एज सॉल्यूट, अंडरलाइन कर देना सॉल्यूट में। एड 1 टीस्पून ऑफ शुगर विच एक्ट एज सॉल्यूट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, शुगर गेट्स डिसॉल्व्ड, शुगर, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, sugar gets dissolved, sugar gets dissolved, dissolved भी अंडरलाइन कर लो, gets dissolved in water, in water, gets dissolved in water and forms a solution, and forms a solution, dissolved in water and forms a solution, solution भी अंडरलाइन, forms a solution, sugar solution बन गया ना अभी, forms a solution। अब क्या करेंगे अगला, जल्दी बताओ जो बनाते हैं। अब चाय पत्ती डालेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 5 क्या है? 1 2 3 4 5, हाँ। नाउ ऐड, नाउ ऐड, नाउ ऐड, नहीं, नाउ ऐड अबाउट हाफ अ टी स्पून, नाउ ऐड हाफ अ टी स्पून, नाउ ऐड अबाउट half a teaspoon of tea leaves, of tea leaves, of tea leaves which are insoluble in water, which are insoluble in water, half a teaspoon of tea leaves which are insoluble in water। insoluble को अंडरलाइन, insoluble वर्ड भी यूज करना था ना अबे। फिर क्या करेंगे? टी लीव डालने के बाद, हाँ उसको थोड़ा नहीं, पहले गर्म होने दो उसको थोड़ा देर। हाँ लिखो, अदरक वाले चाय नहीं बना रहे, ठीक है, बिना अदरक वाला चाय बना रहे। हाँ क्या लिखे? विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट, बॉइल द कंटेंट, बॉइल द कंटेंट, थोड़ी देर बॉइल होने देंगे, फिर दूध ऐड करके फिर थोड़ी देर बॉइल होने देंगे। अब बस बनने वाली चाय है ना। तो बॉइल द कंटेंट्स फॉर 4 to 5 minutes, बॉइल द कंटेंट्स फॉर 4 to 5 minutes and add half a cup of milk, and add half a cup of milk, and add half a cup of milk, boil the contents for 4 to 5 minutes and add half a cup of milk and allow it to boil again, and allow it to boil again, and allow it to boil again for 2 to 3 minutes, for 2 to 3 minutes, जब तक वो उफान नहीं आया था ना। हालांकि अपन एक ही कप बना रहे हैं तो हो सकता है उफान ना आए, ज्यादा बनाओगे तो थोड़ा सा दूध ज्यादा रहेगा तो ऊपर तक आएगा ना। आपकी मान लो अगर वो जिस जिस वेसल में बना रहे हो वो वेसल बड़ा है, तो इतना सा चाय, इतना सा दूध चाय ऊपर तक आ ही नहीं पाएगा। ऐसा ना हो कि पूरा ही इवेपोरेट हो जाए, कुछ बचे ही ना पीने के लिए। तो 2 3 मिनट तक बॉईल करेंगे, जैसे थोड़ा आप आपको लगे कि ज्यादा वेपर्स आने चालू हो रहे हैं तो बंद कर देंगे गैस को, है ना। चलो नेक्स्ट, लास्ट, सेकेंड लास्ट पॉइंट लिखेंगे, फिल्टर दी टी, फिल्टर दी टी, फिल्टर दी टी, फिल्टर वर्ड को भी अंडरलाइन कर देना। फिल्टर दी टी विद द हेल्प ऑफ अ सीव, फिल्टर दी टी विद द हेल्प ऑफ अ सीव
टी मतलब छन्नी, SIEVE ना, SIEVE। फिल्टर द टी विद द हेल्प ऑफ अ सीव, फुल स्टॉप। फिल्टर करने के बाद अब क्या क्या अलग हो जाएगा, नीचे चाय आ जाएगी छन के और ऊपर आएगा टी लीफ, जिसमें एक रेसिड्यू होगा और एक क्या होगा, फिल्टरेट। किसको बोलेंगे फिल्टरेट, किसको रेसिड्यू? चाय जो नीचे आ गई है वो फिल्ट्रेट, और ऊपर जो चाय पत्तियां रह गई है वो रेसिड्यू। तो बस लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं, टी लीव विल बी लेफ्ट एज, फिल्टर करने के बाद अब क्या लास्ट पॉइंट अपना, टी लीव विल बी लेफ्ट एज रेसिड्यू, टी लीव will be left as residue, tea leaf will be left as residue, while tea will be obtained as filtrate, while tea will be obtained as, while tea will be obtained as filtrate। तो रेसिड्यू और फिल्ट्रेट में अंडरलाइन कर लेंगे। सॉल्युबल नहीं आया क्या? अच्छा, अपन शुगर गेट डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म्स ऑफ सॉल्यूशन तो लिख लिए थे ना, इनसॉल्युबल आया है वो। शुगर गेट डिसॉल्व इन वाटर एज इट इज सॉल्युबल इन, लिख सकते हैं अपन, है ना, एज इट इज सॉल्युबल इन वाटर करके लिख सकते हो चाहो तो, वरना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। प्रज्ञा ने 3 या 4, कितना, 4 सब्सटेंसेस हैं क्या? ये जो 4 लिखा हुआ है टेबल में तो, पर पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन में 3 लिख दिया है, पर वो 4 को टेस्ट कर रही है ना। तो प्रज्ञा टेस्ट द सॉलिबिलिटी ऑफ 4 डिफरेंट सब्सटेंसेस। पढ़ रहे हो क्वेश्चन? वो 4 सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी क्या कर रही थी, चेक करी थी पानी में, और उसका अलग अलग डेटा उन्होंने उसने कलेक्ट किया, अलग अलग टेम्परेचर पे। उसने क्या देखा, पहले पहले टेबल रीड करो, टेबल में क्या समझ में आ रहा है आपको, टेबल में कि पोटेशियम नाइट्रेट 283 केल्विन में कितना डिजोल्व हो रहा है, 21 ग्राम। सुन रहे हैं क्या? आपने पानी कितना लिया हुआ है, 100 ग्राम। सुन रहे हैं क्या? पानी कितना लिया प्रज्ञा ने, 100 ग्राम, और एक एक करके अलग अलग सॉल्ट का वो टेस्टिंग कर रही है अलग अलग टेम्परेचर पे। उसने देखा कि पोटेशियम नाइट्रेट 21 ग्राम डिजोल्व हुआ है एट 283 केल्विन। जब उसने टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाया, 293 किया, तो अब कितना हो रहा है, 32। टेम्परेचर उसने 10 डिग्री से और बढ़ाया, तो आपको उनको क्या समझ में आ रहा है कि इसकी सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सोडियम क्लोराइड का क्या हो रहा है देखो, ज्यादा ज्यादा नहीं बढ़ रही है ना, 36 की तीनों टेम्परेचर पे, और ज्यादा से ज्यादा 37 हो पाई, मतलब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी नहीं बढ़ रही है। ठीक है, फिर पोटेशियम क्लोराइड में क्या हो रहा है देखो, यहां भी बढ़ रही है, 35, 35, 40, 46, 54, और अमोनियम क्लोराइड में यहाँ भी बढ़ रही है। मतलब सभी सॉल्ट में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, पर NaCl में कोई ज्यादा नहीं बढ़ रही है। समझ गया टेबल? अब देखो क्या है क्वेश्चन पहला, what mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 Kelvin? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, अपना लिमिट में पहुंच चुका है। तो देखो 313 केल्विन में पोटेशियम नाइट्रेट कितना डिसॉल्व हो रहा है, टेबल में देखो कितना है, 62 ग्राम, पर ये 100 ग्राम पानी में है। अगर आप पानी आधा कर दोगे तो ये भी तो आधा हो जाएगा ना, 62 का आधा 31। समझ गए 31 क्यों आया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में 50 ग्राम पानी दिया है। भले प्रज्ञा ने हर सॉल्ट का टेस्टिंग 100 ग्राम पानी में किया है, बट अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कितना बोला, उसमें 50 ग्राम ही पानी दिया है। तो जितना 100 ग्राम में हो रहा था ना, उसका आधा कर देना। एम आई क्लियर? तो उसका आंसर लिखो ए का, पहले लिख लो सॉलिबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, ऐसे करके लिखना पहले, सॉलिबिलिटी ऑफ, ए पार्ट का लिख रहे हैं आंसर, सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, फॉर्मूला भी लिख सकते हो KNO3, हालांकि मत लिखो भी, आपको याद नहीं रहेगा फॉर्मूला। पोटेशियम नाइट्रेट पूरा ही लिखो, पोटेशियम नाइट्रेट
potassium nitrate, solubility of potassium nitrate at 313 Kelvin, 313 Kelvin कितनी है? 62 ग्राम है पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। सुन रहे हो? ऐसा लिखना, 62 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। 62 ग्राम पर, एक स्लैश लगाया मैंने, पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम में 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर contains 62 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। 62 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। देखो 50 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? देखो 50 ग्राम ऑफ वाटर विल कंटेन, क्या करोगे? 62 को डिवाइड करोगे 100 से एंड मल्टीप्लाई कर दोगे 50 से, तभी तो होगा आधा। सुन रहे? ये कैंसिल कर दिए, कितना आया? 2। आंसर विल बी 31 ग्राम। कोई डाउट? जिनका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो उसने टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा करके 167 ग्राम तक डिसॉल्व कर दिया था। सुन रहे हो? पर वो 167 ग्राम कैसे डिसॉल्व हुआ? क्योंकि पानी गर्म था। पर अब उसने क्या कर दिया? उस गर्म पानी को छोड़ दिया ठंडा होने के लिए, तो क्या होगा? क्या कम हो जाएगा? मैंने आप उस दिन, हाँ, चाशनी का मैंने एग्जाम्पल कि क्या हो जाएगा कि आपने शुगर को क्रिस्टलाइज हो जाएगा। क्या बोलेंगे अपन? क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। मतलब जो चीज डिसॉल्व हो चुकी थी ना, वो वापस से इनसॉल्युबल फॉर्म में वापस आ जाएगी। उसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल फॉर्म में। देखो इसका आंसर, ऑन कूलिंग दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, on cooling the saturated solution, on cooling the saturated solution of potassium chloride, on cooling the saturated solution of potassium chloride in water, on cooling the saturated solution of potassium chloride in water। अच्छा, पोटेशियम क्लोराइड तो 54 ग्राम डिसॉल्व किया था ना उसमें। तो ऑन कूलिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन, at 353 Kelvin to room temperature, रूम टेम्परेचर पे कूल हो रहा है वो, to room temperature, on cooling the saturated solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin to room temperature, comma, होगा क्या? crystals of crystals of crystals, जो उसके दाने दाने हैं, crystals of potassium chloride will be formed। crystals of potassium chloride will be formed। समझ गए क्या? इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द सॉलिबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन। सबका तो लिखा हुआ है ना, टेबल पढ़ने आएगा तो आप समझ जाओगे। सुन रहे हो? आपको 293 का कॉलम देखना है और हर सॉल्ट का सॉलिबिलिटी लिखा हुआ है। पोटेशियम नाइट्रेट कितना हो रहा है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड 37। कौन सा कॉलम देख रहे हैं अपन? 293 केल्विन का। बस लिख लो सारे के आंसर्स, नाम लिखते जाओ और वैल्यू लिख दो। सेवन नंबर।
डन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या पढ़ रहा है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट? क्या समझना है आपको पूरा टेबल पढ़कर कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है? सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। बस उसी को एक लाइन में लिख लो। द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस, द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस, द सॉलिबिलिटी ऑफ salts increases with increase in temperature. The solubility of salts increases with increase in temperature. With increase in temperature. ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपन ने लिखा है कॉपी में ही, अलग अलग जगहों पर सारी की डेफिनेशन लिखी हुई है। सुन रहे हैं क्या? हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखा है ना, वहीं पे अपन ने सुपर सैचुरेटेड भी लिखा है, वहीं पे हमने अनसैचुरेटेड भी लिखा है। सुन रहे हो क्या तीनों का डेफिनेशन? यहाँ फिर से नहीं लिख पा रहा हूं मैं। उसका प्योर सब्सटेंस भी लिखे अपन, उसके बाद कोलॉइड भी अलग से लिखे, सस्पेंशन लिखे और सॉल्यूशन भी लिखे। तो मैं फिर से यहाँ डेफिनेशन नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, दिया भी नहीं है पर बता रहा हूँ। जैसे कोलॉइड के बारे में लिखना, तो आप क्या क्या लिखोगे? पहले तो शुरुआत करोगे कि कोलॉइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल के साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के रेंज में रहते हैं। फिर आप बोलोगे कि कोलॉइड के कोलॉइड दो पार्ट में होता है, एक होता है डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्जन मीडियम। समझ रहे हैं क्या? फिर कोलॉइड टिंडल इफेक्ट शो कर सकता है। ये सब प्रॉपर्टी को एक साथ लिख करके पैराग्राफ बना देना बस, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में क्लासिफाई करना है। चलो लिखते चलो। पहला क्या है? सोडा वाटर होमोजीनियस, लिख लो। सोडा वाटर होमोजीनियस, सोडा वाटर होमोजीनियस। अगला देखो, वुड हेट्रोजीनियस, वुड विल बी हेट्रोजीनियस, वुड वुड हेट्रोजीनियस। एयर, हाँ होमोजीनियस। विनेगर, हाँ विनेगर मतलब आपका एक एसिड होता है, कंपाउंड है ये, और कंपाउंड होमोजीनियस ही होते हैं। और फिल्टर्ड टी, फिल्टर्ड टी कैसे? फिल्टर्ड टी बोल रहा है ना। देखो, अगर चाय पत्ती होती तो आप चाय पत्ती सस्पेंडेड है तो आप सस्पेंशन बोल देते उसको, मतलब मिक्सचर हेट्रोजीनियस बोल देते। अब तो छन चुकी है ना, तो लिख लो। अच्छा, पर मिल्क है ना उसमें, हेट्रोजीनियस। फिल्टर्ड टी हो जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है? और इससे ही हेट्रोजीनियस सॉइल में भी अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं ना, हेट्रोजीनियस। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है? हाँ, कैसे टेस्ट करोगे? ये मत बोलना सर पी के देखेंगे, क्योंकि कलरलेस तो एसिड भी होता है। तो पी के देखोगे क्या? एसिड से पूरा मुंह जल जाएगा। तो कभी भी कोई केमिकल चीजों को हम टेस्ट करके टेस्ट नहीं करते। सुन रहे हैं क्या? हमने लिखा ही है, डे वन में ही पढ़े थे कि किसी भी सब्सटेंस की प्यूरिटी को चेक करना है तो उसको आप बॉईल करो। अगर वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल हो गई तो वो प्योर सब्सटेंस है, अदरवाइज उसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है। मतलब अगर वो पानी होगा तो किस किस टेम्परेचर पे बॉईल होगा? 100 डिग्री पर, एग्जैक्टली। अगर वो पानी होगा, प्योर वाटर होगा, तो वो 100 डिग्री पर बॉईल होगा। और 100, अगर 100 डिग्री बॉईल नहीं हुआ मतलब उसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है, ठीक है? तो लिख लो। डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन लिक्विड, determine the boiling point of the given liquid, determine the boiling point of the given liquid। आपको सेटअप लेना पड़ेगा, एक थर्मोमीटर लेना पड़ेगा ना, जिससे आप टेम्परेचर देखोगे। सुन रहे हो? determine the boiling point of the given liquid, full stop। if its boiling point is 100 degree Celsius, if its boiling point is 100 degree Celsius, if its boiling point is 100 degree Celsius, then it is pure water, then it is pure water। If its boiling point is 100 degree Celsius, then it is
प्योर वाटर, देन इट इज प्योर वाटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कौन कौन से होंगे? एलिमेंट और कंपाउंड। इसमें जितने भी एलिमेंट और कंपाउंड है वो सब आपके प्योर सब्सटेंस हो जाएंगे। देखो आइस, क्या है आइस? प्योर सब्सटेंस है या नहीं है? है ना, अभी वो तो वाटर का ही एक फेज, एक वो है फॉर्म, तो आइस होगा पहला। और बताओ मिल्क? नहीं, मिल्क तो मिक्सचर हो गया। फिर मतलब जो जो बोलते आ रहे हैं ना, वो मतलब जो है उनको बस लिखना है आपको कि ये हमारे क्या है, प्योर सब्सटेंस। जो नहीं लिखोगे वो नहीं है। तो आइस लिख दिए तब। मिल्क, मिल्क तो नहीं लिखे हो ना? हाँ, आयरन, कैसे नहीं भाई, आयरन एलिमेंट है। वाह, आयरन है ना। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंपाउंड है ये, तो प्योर सब्सटेंस होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मिक्सचर अलग से बताना नहीं है अपन को गौरंग, तो अपन मिक्सचर नहीं लिख रहे हैं। जो नहीं लिख रहे हैं वो मिक्सचर ही होगा, जो लिख रहे हैं वो प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, हाँ। कैल्शियम ऑक्साइड अगेन कंपाउंड है, तो प्योर सब्सटेंस होगा। मर्क्यूरी भी आएगा, प्योर है। ब्रिक, वुड, एयर, तीनों ही नहीं है, छोड़ देना आप। अब तीनों क्या है? मिक्सचर्स है। ब्रिक भी, वुड भी और एयर भी। ठीक है, चलो अगला देखो। हाँ, सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन चाहिए अपने को इसमें। फिर तो सॉइल नहीं होगा, सी वाटर होगा ना। सी वाटर मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन है वो, तो सॉल्यूशन हुआ ना वो, तो सी वाटर। और बताओ, एयर भी होगा, हाँ ठीक है, एयर ले लो। सोडा वाटर, हाँ, एयर एंड सोडा वाटर। एयर भी तो आपका एयर, गैस इन गैस का मिक्सचर सॉल्यूशन है ना, गैस इन गैस का सॉल्यूशन। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो तीन चीजें हो गई है ना, सी वाटर, सोडा वाटर एंड एयर। नेक्स्ट देखो, विच आर द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। इनमें से जो जो भी आपके कोलॉइड होंगे, सस्पेंशन होंगे, वो सब शो करेंगे। तो सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं करेगा, मिल्क करेगा। लिख लो मिल्क, मिल्क, हाँ, एंड स्टार्च सॉल्यूशन, बस दो ही करेंगे। कॉपर सल्फेट नहीं करेगा, वो भी सॉल्यूशन है। तो स्टार्च सॉल्यूशन एंड मिल्क दोनों कोलॉइडल है, सुन रहे हो क्या? दोनों ही क्या है? कोलॉइडल है, दोनों ही टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। दो ही चीज लिखना बस, मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन। एम आई क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट दो क्वेश्चन बचा है। आइडेंटिफाई दी क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। तो आप तीनों ऐसे लिख लो, एलिमेंट करके लिख लो ऐसे। जो जो एलिमेंट बोलते हैं यहाँ लिखते जाना, फिर कंपाउंड वालों को यहाँ लिखते जाना, एंड मिक्सचर वालों को इसके अंदर लिखते जाना। चलो पहला देखो, पहला क्या है? सोडियम एलिमेंट है, यहाँ लिख दो सोडियम, एलिमेंट में लिख देना सोडियम। फिर सॉइल मिक्सचर, फिर शुगर सॉल्यूशन मिक्सचर, शुगर सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा? मिक्सचर। सिल्वर एलिमेंट, सिल्वर इज अ एलिमेंट। फिर कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड, कैल्शियम कार्बोनेट इज कंपाउंड, कैल्शियम कार्बोनेट इज कंपाउंड। फिर टिन एलिमेंट, टिन इज अ एलिमेंट। फिर सिलिकॉन अगेन एलिमेंट, सिलिकॉन एलिमेंट। फिर कोल, कोल मिक्सचर, कोल इज अ मिक्सचर। नेक्स्ट एयर, अगेन मिक्सचर। सोप, सोप भी मिक्सचर में आएगा, सोप भी मिक्सचर। अरे बहुत सारी चीजें डालते हैं भाई सोप में, हनी डालते हैं, ये डालते हैं, दुनिया भर में डालते सोप अच्छा बनाने के लिए सोप को, इससे गोरे हो जाओगे आप। तो ये भी आपका मिक्सचर में हो जाएगा सोप। फिर अगला देखो, मीथेन कंपाउंड होता है। मीथेन है क्या अगला? मीथेन कंपाउंड। उसके बाद क्या है? अगेन कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड। मिक्स, ये मिक्सचर। कोलॉइड होता है ना, ब्लड क्या होता है आपका? कोलॉइड, तो ब्लड हो जाएगा मिक्स। हो गया। और ये तो लिख चुके हैं अपन, विच आर द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। बता दो जल्दी जल्दी, क्या इनमें से कौन कौन सा केमिकल है? ए है, बी है, फिर डी है कुकिंग ऑफ फूड, ई है डाइजेशन ऑफ फूड, एंड जी है बर्निंग ऑफ कैंडल। ये सारे आपके केमिकल चेंजेस हैं, जो बच गए वो क्या है? फिजिकल चेंज। ठीक है, चलो तो ये चैप्टर हमारा खत्म। नेक्स्ट क्लास से हम फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन चालू करेंगे फिजिक्स का। ठीक है, चलिए, थैंक यू। इसको पढ़ना चालू कर दो, इसका टेस्ट कभी भी हो सकता है, हो सकता है